दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यूपी टेट के प्राइमरी लेवल के जो एग्ज़ाम हुआ था अभी। अ, तो उसके साइकोलॉजी वाले सेक्शन के हम उसके आंसर की को हम पता कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में हिंदी और साथ ही साथ ईबीएस या फिर पर्यावरण अध्ययन के जो भी सवाल हैं उनके आंसरों को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हिंदी के सेक्शन से। तो देखिए, हिंदी में सबसे पहले यहाँ पे एक पैसेज दिया था। अब वो पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं उसके सही आंसर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अक्कड़। घुमक्कड़ में कौन सा शब्द का प्रत्यय है? तो वो है अक्कड़। अक्कड़ घुमक्कड़ का प्रत्यय है, ठीक है। और देखिए, उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। तो ये देखिए, अक्कड़ ये पीछे लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके जो 32वां सवाल लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? तो महावीर स्वामी का जन्म देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। श्रवण किया और देखिए मंगोलिया घूमने वैशाली में जन्म लिया, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने यहाँ पे वैशाली में जन्म लिया। इसका आंसर यहाँ पे दिया है श्रवण महावीर स्वामी ने। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है वैशाली, ठीक है। फिर स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्व, ठीक है, प्लस आछंद, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? विसर्ग संधि होगी, ठीक है। कौन सी होगी? विसर्ग संधि। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा है? विसर्ग संधि है, ठीक है जी। अब बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व की प्राप्ति की थी तो उनकी अवस्था कितनी थी? तो उनकी अवस्था थी 35 वर्ष। और देखिए यहाँ पे लिखी हुई है 35 से अच्छी होती उनकी मृत्यु। देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। श्रुति धर्म किससे संबंधित है? तो देखिए श्रुति धर्म का जो करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए श्रुति धर्म, देखिए शंकराचार्य, और यहाँ पे जो शुरुआत हुई है शंकराचार्य प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान मतलब हुआ, हो सका। तो ये जो है श्रुति धर्म किससे संबंधित है? वैदिक धर्म से। किससे? देखिए यहाँ पे देखिए वैदिक धर्म आंसर जो दिया विकल्प नंबर 2, इसका आंसर करेक्ट आंसर ये हो गया। फिर है डंग अंगा। अंगा कहाँ से आप लोगों ने उच्चारण किया था ना? नासिक से संबंधित होता है, नासिक, ठीक है। नासिक यानी नाक से बोले जाने वाला स्वर, ठीक है। इसके बाद है 37, 4 गज मलमल। तो 4 गज, 4 संख्यावाचक हो गया, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम होता है व्यास। बाकी के तीनों आप देखिए सामासिक और साहसिक समस्या ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो व्यास होगा समास का। शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य का, तो शून्य का तत्सम रूप कौन सा होता है? शून्य होता है, ठीक है। आँख की किरकिरी होना, तो ये कौन सा होता है? आँख की किरकिरी होना मतलब देखिए यहाँ पे दो हैं, धोखा देना तो होगा नहीं, बहुत प्रिय होना तो हो ही नहीं सकता। किरकिरी यानी अप्रिय लगना और कष्टदायक होना। तो अप्रिय लगना तो नहीं है, पर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होएगा वो होगा अप्रिय के बाद कष्टदायक होना, ठीक है। तो आँख की किरकिरी होना मतलब कष्टदायक होना, किसी को चुभ रहा है, किसी के आँख में चुभ रहा होता है ना कुछ, वो उस तरीके से। तो कष्टदायक होना ही होगा इसका करेक्ट आंसर। 41 पे क्या आंसर दिखा है? 41 में निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुग्रहित हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, तो इसका चौथा नंबर सही है। इसके बाद करते हैं निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द देखिए पैतृक, 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 तो ये तीनों ही गलत हैं शुरुआत के। और करेक्ट जो आंसर इसका है वो है 4th नंबर का पैतृक, ऐसे ही लिखा जाता है पैतृक। 42 का चौथा आंसर। ये देखिए सी सीरीज है, ठीक है। अब 43 में स ध्वनि का उच्चारण कहाँ पर है? तो स जो होता है वो कहाँ से होता है? तालु से होता है। आप बोल के देखिए श श श श श। तो दांत से यानी मूर्धा से नहीं है, दंतालु से ही, तालु से। कहाँ से? तालु से, ठीक है। अब आते हैं अत्यंत शब्द में प्रयुक्त अति होता है, ठीक है। अति है, उपसर्ग पूछ रहा है, तो आगे लगने वाली जो अति प्लस अंत, ठीक है। अति प्लस अंत यानी अत्यंत। तो यहाँ पे देखिए अत्यंत यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 44 का हो गया अति। फिर उपत्यका का अर्थ क्या है? तो ये होता है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता हो उसे हम लोग उपत्यका कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा होगा? आशुभाषण होगा। सुलेख नहीं होता, लिखने से संबंधित। श्रुति लेख भी लिखना हो गया, श्रुति वर्तनी भी लिखने से संबंधित, शुद्ध वर्तनी भी लिखने से संबंधित हो गया वर्तन, ठीक है। आशुभाषण जो होता है वो मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप होता है। हिंदी भाषा की बोलियाँ, यहाँ पे देखिए ये प्रश्न मुझे गलत लग रहा है। यहाँ बोलियों की जगह अगर हिंदी, यहाँ भाषाएं होती हैं, बोलियाँ तो ऐसे मतलब बहुत सारी बोलियाँ हैं, लगभग 2000 के लगभग भारत में हिंदी भाषा की बोलियाँ हैं, ठीक है, बहुत सारी हैं। लेकिन फिर भी अगर ये संविधान की बात करें तो संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। तो आप इस तरीके से यहाँ पे 22 भाषाएँ हैं, ना कि कोई बोलियाँ हैं। तो आप देख लेना, यहाँ थोड़ा ये सवाल संदेहपूर्ण लग रहा है मुझे। 48 पे क्या है? सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन से हैं?
तो समाज प्लस इक होता है सामाजिक। तो यहाँ पे करेक्ट जो है वो प्रश्न का विकल्प नंबर जो 2 है वो दिया हुआ है। 49 पे लिखा है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तो तद्भव पत्रिका के जो संपादक है उनका नाम है अखिलेश। ठीक है, अखिलेश इसका करेक्ट आंसर है, मैंने इसको चेक किया था। और 50वें नंबर पे देखते हैं 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। तो ये रचना किसकी है, ये रचना है जगनिक की। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अकाल का पर्यायवाची कौन सा है, तो अकाल का जो पर्यायवाची है दुर्भिक्ष है। ठीक है, दुर्भिक्ष होता है अकाल का पर्यायवाची। अब 52 को देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य कौन से होते हैं जिसमें और का सहारा लेके दो वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो इन सारे तीनों जो लिखे हैं इनमें देखिए कोई भी मिलाने के कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। और यथा एवं ये कोई भी मतलब संयोजक शब्द जो है वो का चयन नहीं किया गया है। और इसमें देखिए और जुड़ा है, तो इसलिए जो 52 का करेक्ट आंसर है वो 4 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो क्या होता है, वो अप्रत्याशित हो गया ना, तो अप्रत्याशित हो गया। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें कौन सा है, ये भाववाच्य कहलाता है। ठीक है, पहले भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इस बार फिर से आ गया। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निष्कपट हमेशा नि के पीछे 2 बिंदु आती हैं, तो निकपट को ही मिला के हम लोग निष्कपट बोलते हैं। इस देश में भाषा लिखने में हिंदी का तो ये एकमात्र कंट्री है मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा लिखी एवं बोली जाती है। सूरसागर किस शब्द का, तो सूरसागर आपको पता है किसने लिखा है, सूरदास ने लिखा है। और सूरदास ने किसके बारे में ज़्यादा लिखा है सूरसागर में, भगवान कृष्ण के बारे में। तो कृष्ण के बारे में जो भी लिखा गया है वो कहाँ से लिखा है, वो ब्रजभाषा के अंतर्गत लिखा है। अवधि रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास ने, और वो अवध के, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी अवध के रहने वाले थे, अयोध्या के, तो सिर्फ वो अवधि में लिखा गया है रामचरितमानस। और जो सूरसागर है वो ब्रजभाषा में लिखा गया, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो हैं, जायो खायो पायो मायो है नायो, लल्ला रे का करे। तो फिर ये सारी बातें जो है ब्रजभाषा की कहलाती हैं, तो इसलिए सूरसागर ब्रजभाषा में लिखा गया। 58 का आंसर है वीरों का कैसा हो बसंत। तो ये नो डाउट ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, वीरों का कैसा हो बसंत। अब बात करते हैं 59 की। 59 में लिखा है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, तो क्षेत्रीय में सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, चौराहा शब्द का जो करेक्ट आंसर है चौराहा, चार राहें जहाँ जुड़ती हों उसको चौराहा बोलते हैं, तो द्विगु समास वहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया। अब चलिए अब पर्यावरण की बात कर लेते हैं, पार्ट लास्ट 5वें पार्ट की। अब इसके बाद 2 सेक्शन और बचते हैं, एक गणित रह गया और एक इंग्लिश रहेगा, तो जल्दी मैं उनके वीडियो भी आपके लिए साझा करूंगा। तो अभी बात करते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल की। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये शांत घाटी जो कि केरल में स्थित है, उधर उसमें पाई जाती है शांत घाटी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, यहाँ असत्य वर्णन लिखा है, तो असत्य क्या है, स्वच्छ ईंधन है, ये तो सही बात है। मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये नीले ज्वाला से जलने वाला, सही बात है। उच्च ऊष्मीयमान होता है एलपीजी में। अब इसका जो करेक्ट मेरे अनुसार जो है इसका है मीथेन का उत्सर्जन करने वाला। तो मीथेन का उत्सर्जन कहाँ से करता है ये, ठीक है, वो तो दलदली इलाकों में और इस तरीके से भैंस में जानवरों के जो अस्तबल होते हैं वहाँ पे ये उत्पन्न होती है वो मीथेन गैस जो होती है। और धान के खेतों में ना कि एलपीजी में मीथेन उत्पन्न होती है। अगर होती तो कई लोग इसका मीथेन का उपयोग करके आग जला देते हैं ना, तो बस ऐसा नहीं है। तो मेरी नज़र में ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला ही इसका सही आंसर होना चाहिए, और वो असत्य पूछ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं 123। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से हैं, तो आप देखिए ये है इसका करेक्ट आंसर जैविक तथा अजैविक घटक। क्योंकि उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक ये जैविक घटक के पार्ट हैं। ठीक है, तो अजैविक और जैविक घटक में सब कुछ आ जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक पूछ रहा है, तो इसमें चौथा आंसर ही करेक्ट होगा। मकर रेखा है, क्या है मकर रेखा, तो देखिए पृथ्वी की ग्लोब अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे 23.5 डिग्री की होती है, वो होती है कौन सी, कर्क होती है, ये वाली कौन सी, कर्क होती है। और जो नीचे की तरफ होती है ये कौन सी होती है, ये होती है मकर। ठीक है, तो आप 23.5 डिग्री मकर की बात कर रहे हैं, तो ये किस में होगी, ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। तो मकर रेखा क्या है, तीसरा आंसर है 23.5 डिग्री साउथ में होती है। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया था। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण। ठीक है, अब 127 के ये हो चुके हैं, 126 127 की बात करते हैं। यहाँ पे भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्योंकि देखिए ये आंसर मुझे अभी मिल नहीं पाया, इसका रेन शैडो प्रभाव या उच्च तुंगता प्रभाव, इनमें से भी मेरे को लग रहा है ये 80% तो मुझे रेन शैडो प्रभाव भी नज़र आ रहा है, बाकी का 20% मुझे ये लग रहा है उच्च तुंगता प्रभाव। तो आप इसका आंसर देख लीजिएगा, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है ये रेन शैडो प्रभाव ही होगा। ठीक है,
128 का आंसर कौन सा होगा करेक्ट। यहाँ पे पूछा है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, तो कब किया गया, 1972 में किया गया। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, तो यहाँ पे देखिए सूर्य ऊष्मा बजट है मेरी अकॉर्डिंग। अभी इसका सही से आंसर नहीं मेरे को मिला है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको अगर मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। 130 का जो प्रश्न का आंसर है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे, तो वो केस से लिए गए यूएसएसआर, जो कि अब वो रसिया है, ठीक है, रूस से लिए गए या रसिया से लिए गए, ठीक है। ये कब, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, कब, 1978 में, ठीक है, 1978 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। और उस समय जो सरकार थी वो किसकी थी, इंदिरा गांधी की थी, ठीक है। घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा होता है, उपभोक्ता, ठीक है, जो खाने उपभोक्ता घास के मैदान में सबसे बड़ा, तो यहाँ पे कौन से होंगे, तो यहाँ पे देखिए वैसे तो बैक्टीरिया लग रहा है, लेकिन बैक्टीरिया से भी ज़्यादा जो पॉपुलर लग रहा है वो मुझे मांसाहारी लग रहा है, तो मांसाहारी इसका करेक्ट वर्जन होगा, क्योंकि सबसे बड़े की बात कर रहे हैं। और बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, क्योंकि जब वो मांसाहारी जीव की, जंतु की जब डेथ हो जाएगी तो उसके बाद उनको, पर वो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं जीवाणु, वो अपघटक की श्रेणी में आएंगे, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मांसाहारी, ठीक है, यही सही आंसर है। 131 के बाद 132, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो सबको इसको पता होगा, क्षोमंडल सबसे पास है, ठीक है। भारत संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 11 दिसंबर 2002 को, ठीक है। अब बात करते हैं 134 की, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो ये कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए जहाँ पर्यावरण की होती हो, तो वहाँ पे होती है जैविक कृषि, ठीक है, क्योंकि जैविक कृषि करेंगे तो पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा संबंधित है, किससे संबंधित है आपको पता है, N2 और S2, ठीक है, NO2 SO2, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड SO2, ठीक है। अब बात करते हैं WWF, तो 134 है, 136, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, ये वाला WWF, ठीक। आप पूछ रहे होंगे ये वर्ल्ड वाइड क्यों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्यों नहीं, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ नहीं होता है जहाँ तक मेरे को पता है, और इसका करेक्ट आंसर वही है। 137 की बात करते हैं, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं 138 की, भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने का कार्य करती है, तो इसका नाम है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, ठीक है। कोटोप्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, और ये कहाँ पे पाया गया है, ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला में, ठीक है, कोटोप्सी। तिब्बत की नदी सांगपो जो भारत में आके क्या कहलाती है, वो ब्रह्मपुत्र कहलाने लगती है, ठीक है। ध्रुव तारा कहाँ है, उत्तरी तारे को कहते हैं, और इसको उत्तर के जब नाविक जब चलते थे नाव लेके, तो समुद्र में जो उत्तरी दिशा का इससे ज्ञान होता था, ठीक है, उत्तरी दिशा का ज्ञान कराने वाले तारे को ही हम लोग ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 142 प्रश्न का जो है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो इसका कब किया गया था, 1973 में, इसी को टाइगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी समय 1973 में भी केशवानंद भारती का एक केस भी आया था, तो आप उसको टाइगर केस के नाम से भी जानते हैं, और भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में की गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस जिले में, तो सबको पता होना चाहिए ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था, तो ये नरमदल और गरमदल, ये 1907 में अलग हो गए थे, ठीक है, 1907 में ये अलग हुए थे, और 1916 में ये दोनों सम्मिलित हो गए थे। इसका करेक्ट आंसर क्या है, नरम दल एवं गरम दल के मध्य हुआ था, ठीक है, नरम दल और गरम दल के मध्य में हुआ था, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम लोग 144 के 145 की, जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है, वो गुजरात में पाया जाता है, ठीक है, गुजरात के कच्छ में। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, क्या करता है ये, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों सामग्रियों के आयु का मापन। आपने देखा कार्बन डेटिंग के अनुसार हम लोग बता करते हैं कि कोई फॉसिल्स या कोई जो जीवाश्म मिला वो कितना पुराना है, आज से कितना पुराना है। अब बात करते हैं 147 की, तो 147 संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया, तो इसका करेक्ट आंसर 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है। अब बायो मैग्निफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की सांद्रता। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा जैसे मान लीजिए चूहा है, चूहे ने कोई विषैला पदार्थ खाया, उसने कुछ पॉइजन या जहरीला कुछ पदार्थ खाया, इसको बिल्ली खाएगी, बिल्ली को कोई और खा ले, कोई और खा ले, और खाए,
तो जो वो होता है इसकी पॉइजन या जहर की जो मात्रा होती है, विषैले पदार्थ की मात्रा, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाती है। आपने गायों वो गिद्धों का केस सुना होगा। गिद्धों के संदर्भ में क्या था, वहाँ पे जो डिक्लोफिलेविन करके एक जो दवाई थी, वो दूध मवेशियों को दूध निकालने के लिए दी जाती थी। तो अब दूध के बाद मवेशियों को क्या कौन खाता था, गिद्ध खाते थे। अब वो जो डाइक्लोफिलेविन थी वो उनके अंदर चली शरीर में जाने लग गई। तो ये जो एक जंतु से दूसरे जंतु के अंदर ये जो खाद्य श्रृंखला में जो विषैले पदार्थ की सांद्रता बढ़ती जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक है जी। अब आते हैं 49 की तरफ। 49 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक घटक कवक नहीं होते, बाकी ये तीनों ही अजैविक घटक माने जाते हैं। ठीक है, अबायोटिक, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखो नॉट अ अबायोटिक। ठीक है, अबायोटिक नहीं है। बायोटिक कवक जो होता है वो बायोटिक में आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें जीवन होता है। अब बात करते हैं लास्ट की। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये एम्स्टर्डम और नीदरलैंड में है। तो वहाँ पे स्थित है नीदरलैंड में। ठीक है जी। तो चलिए, ये 1961 में इसकी ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय क्या है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी आपके लिए। तो थैंक यू। और आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप उसको भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में क्लियर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद और जय भारत।